Hi, stay positive, work hard, and make it happen. Make it happen. Today is 19th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। श्रीलंका के साथ है ये एडम ब्रिज। वेस्ट बंगाल वो इंडियन स्टेट है जो शेयर करता है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर। ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। पचमढ़ी को बोला जाता है क्वीन ऑफ द सतपुड़ा। तमिलनाडु में है कोडाईकनाल हिल स्टेशन। त्रिपुरा वो इंडियन स्टेट है जो शेयर करता है इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। आज के सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान, अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो। रिसेंटली करुपुर कलमकारी पेंटिंग गॉट जीआई टैग। ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट अंडर विच ट्री? विच ट्री? एक फ्रेज है सत्यमेव जयते। दिस इज मेंशन्ड इन विच उपनिषद? Who is called the father of Indian archaeology? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबुलरी है मस्टर। मस्टर मतलब असेंबल करना, स्पेशली फॉर इंस्पेक्शन और इन प्रिपरेशन फॉर बैटल। जैसे मस्टर रोल होता है एकत्रित करना, एकत्र करना, मस्टर करना करेज। ड्रबिंग का मतलब हार है, फेलियर टू विन अ कॉन्टेस्ट। कैलस एटीट्यूड है, कठोर। शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। एग्लोमरेट का मतलब होता है मास और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, असेंबलेज। लकूना कुछ कमी है वहां पे, एन अनफिल्ड स्पेस और इंटरवल। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत जरूरी है। आज के टॉपिक्स हैं, सीबीएसई ने इशू किया है एग्जाम डेट शीट्स को। केरला में डैम्स ब्रिमिंग खूब पानी गिरा है। पैनल टू रेगुलेट वाटर रिलीज। आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है और इस पे एक सवाल भी तैयार करेंगे। देन दिस इज आर्मी ट्रेन्स ऑफिसर्स पोस्टेड अलोंग एलएससी इन तिब्बतोलॉजी। तिब्बतोलॉजी मायने क्या होते हैं सोल्जर के, मायने क्या होते हैं आर्मी ऑफिसर के। आर्म्ड फोर्सेस विल हैव अ टॉक। ये एक लाइन है 17 एसएसबी बैंगलोर का, विल हैव अ रीड इनटू द स्टॉर्म। देन ब्लैक एंड वाइट है, दिस इज कॉन्क्रीट फॉरेस्ट मुंबई। स्लिपरी स्लोप्स है, मॉनसून का पैटर्न। ग्रीन फील्ड होप्स हैं, दिस इज अबाउट इकोनॉमिक रिवाइवल। ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल्स, कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम्स। न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर। शेडो फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है? लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। माल नरिशमेंट का डेटा है ये। लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड टॉक्स इंडिया और इजराइल की रिज्यूम हो रही है। ये है कुशीनगर एयरपोर्ट श्रीलंका के साथ कनेक्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाइना की इकोनॉमी स्टम्बल कर रही है। एक नया क्वाड बन रहा है, पुराना वाला क्वाड था, नाउ दिस इज अ न्यू क्वाड इन वेस्ट एशिया। चाइना की जो डिक्लाइन हुआ है इकोनॉमी ग्रोथ में, उसका रीजन है ये सब पोलर बियर्स। और एथिक्स में आज देखते हैं कि एथिक्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं और डिफरेंस क्या होता है एथिक्स और मोरल्स में। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म इज ऑन राइज, दिस नीड्स टू चेक इमीडिएटली टेररिज्म। देन दिस इज दिस न्यूज, सीबीएसई ने इशू किया है एग्जाम डेट शीट्स। रिमेंबर लास्ट टाइम कोविड जब आया था, लॉकडाउन लगा था और बच्चों के लिए वैसे भी वैक्सीनेशन भी नहीं है। सो दैट इज वाई ये एग्जाम्स कंडक्ट कराना एक बहुत टीडियस टास्क हो गया था, बहुत चैलेंजिंग हो गया था। इसमें डिले भी हुए। बच्चों का असेसमेंट कैसे हो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया था। तो इस बार सीबीएसई ने लास्ट ईयर से जो लेसन सीखे उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं इसको दो इसमें डिवाइड कर दिया है, पार्ट्स में अब एग्जाम्स हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है बोर्ड पेपर का क्लास 12th स्टूडेंट्स का, वो होगा दिसंबर 1 से। तो ये दिसंबर 1 से होगा और 10th का जो होगा नवंबर 30 टू दिसंबर 11 तक। तो ये जो फॉर्मेट चेंज करना पड़ा, ये करना पड़ा बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन।
सीबीएसई ने डिवाइड कर दिया है एकेडमिक ईयर को दो टर्म्स में। 50% ऑफ द सिलेबस दोनों टर्म में हाफ हाफ करके कवर होगा और फिर एग्जाम कंडक्ट होगा एक एंड ऑफ ईच टर्म पे। तो अभी होगा फर्स्ट टर्म 90 मिनट का होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज। फिर बाद में एक सेकेंड टर्म भी होगा, बाद में सेकेंड टर्म होगा मार्च अप्रैल 2022 में। ये 3 आवर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और फिर फाइनल स्कोर बनेगा दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंगली। इंटरनल असेसमेंट भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सो द पॉइंट इज, कोविड-19 के कारण अनसर्टेनिटी आई और इस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स है, इस बोर्ड एग्जाम्स में ओवरहॉल करें, ओवरहॉल असेसमेंट मेथड को बेटर बनाए। बिकॉज हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम्स क्या होते हैं, एक तो बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन हो जाती है बच्चों के लिए, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली ये एक बहुत हाई प्रेशर एग्जाम हो जाता है बोर्ड एग्जाम। सेकेंड चीज, जिससे फ्रीली आजकल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स मिलते हैं, तो ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। इससे क्या होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का 100% कट ऑफ जा रहा है, दिस इज नॉट राइट। फिर स्टूडेंट्स का मेंटेलिटी हो जाता है हाई स्कोरिंग पैटर्न का, फिर अचानक से शॉक लगता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि लो स्कोरिंग होता है। सो द पॉइंट इज, वी नीड टू हैव अ बैलेंस। ये 100% कट ऑफ जो होता है ये कोई ठीक चीज नहीं है। एग्जाम में एक सर्टेन डिग्री ऑफ मॉडरेशन पैटर्न को ओवरऑल रिक्वायर्ड है। और असेसमेंट भी ऐसा नहीं कि साल के एंड में 3 घंटे के पेपर से ही आपने उसकी साल भर की तैयारी को जज किया। इस पैटर्न में फ्लॉज है। असेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर टाइम टू टाइम होता रहे। तो उसके हिसाब से ये जो 2 टर्म्स बनाए हैं, दिस इज अ गुड डिसीजन। सीबीएसई इश्यूज एग्जाम डेट शीट्स। अब ये जो न्यूज है, ये न्यूज है केरला के डैम्स का। ब्रिमिंग मतलब ये डैम पानी भरा हुआ है, टॉप तक पानी आ गया है, ऊपर ब्रिमिंग। ब्रिमिंग तो पैनल रेगुलेट करेगा वाटर की रिलीज को, बिकॉज डैम से अगर टाइमली पानी रिलीज नहीं किया तो डैम कोलैप्स होने का भी डर होता है। सो रेगुलेट करेगा वाटर की रिलीज को। अभी का जो टाइम है, अमिड हैवॉक कॉज्ड बाय टोरेंशियल रेन ओवर द पास्ट वीक, तो इससे फ्लड्स आए हैं, लैंडस्लिप्स आए हैं और केरला में डिजास्टर दिस हैवॉक हो गया है। तो एक्सपर्ट कमेटी अब बात कर रही है कि जो 81 डैम्स हैं यहाँ पे वो फुल हो रहे हैं अप टू द ब्रिम। अब इसको वाटर रिलीज करने के लिए हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। ये जो टोरेंशियल रेनफॉल हुआ, ये हुआ अक्टूबर में। अक्टूबर में यूजुअली इतना रेनफॉल होता नहीं है। ये जो टाइम होता है अक्टूबर का, ये होता है साउथ वेस्ट मॉनसून के विड्रॉवल का। जैसे ये इंडिया है, यहाँ से अभी ये साउथ हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून होता है। तो मॉनसून पहले प्रोग्रेस करता है फिर विड्रॉ करता है। तो अभी प्रोग्रेस तो हो गई थी जुलाई अगस्त में, अभी सितंबर अक्टूबर में विड्रॉवल होता है, ऐसे वापस पीछे आता है। फिर जब साउथ वेस्ट मॉनसून का विड्रॉवल हो जाता है, तब उसके बाद बनता है दिस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। विंड्स अब ऐसे बहेंगी, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, इसका ऑनसेट होगा। तो पहले प्रोग्रेस हुआ मॉनसून का, अब विड्रॉवल होता है और इसके बाद बनेगा दिस विंटर मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आएगा, इसका ऑनसेट होगा। यूजुअली यहाँ पर इतना डाउनपोर नहीं होता था पहले, बट वी नो दैट, कल ही हमने पढ़ा, स्पेटियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ऑल्टर हो रहा है मॉनसून का। तो नेशनल वेदर सर्विस बोलती है टोरेंशियल रेन वो रेन होता है जहां अक्यूमुलेट हो जाए 3/10 ऑफ एन इंच और मोर पर आवर। मतलब अचानक से बहुत बारिश गिर रही है तो वो कहलाएगी टोरेंशियल रेन। रेन क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन में वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे ऐसे अर्थ की सरफेस पे आते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुश। ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो रेन ड्रॉप ऐसे नीचे गिरते हैं सरफेस पे, बादलों पे। ओवरऑल प्रोसेस देखें तो हमने कुछ ही दिन पहले वाटर साइकिल भी पढ़ लिया है। ओशियंस, ट्रीज, ट्रांसपिरेशन वगैरह से एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन मतलब जो वाटर है उसका स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से वो वेपर फॉर्म में हो गया। वेपर फॉर्म में ऐसे वो गैशियस ट्रेवल करेगा, क्लाउड्स फॉर्म होंगे। जहां सैचुरेशन आ रहा है तो वहां पर कंडेंसेशन हो जाएगा, मतलब वापस वो लिक्विड या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। प्रेसिपिटेशन होगा, ग्लेशियर्स में आएगा, फिर रन ऑफ होगा और फिर वापस ओशियंस वाटर बॉडी में चला जाएगा। तो दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन और इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। कुछ ही दिन पहले इसका डिटेल्ड में हमने पढ़ा था हैवोलॉग, 3-4 दिन पहले।
वाटर साइकिल। अब ये जो प्रेसिपिटेशन है ना, मतलब बादलों से नीचे पानी गिर रहा है। अब पानी का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकता है। वो हेल हो सकता है, हेल मतलब क्या होता है, ओला, ओला वृष्टि। रेन हो सकता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में वाटर के ड्रॉपलेट गिर रहे हैं। स्लीट हो सकता है, मतलब लिक्विड भी है और फ्रोजन भी है। स्नो हो सकता है, मतलब बर्फ, बर्फ जैसे जम्मू कश्मीर में गिरती है बर्फ। तो ये सब है प्रेसिपिटेशन। रेन मतलब लिक्विड वाटर, स्नो मतलब टेम्परेचर जो है वो बिलो हो गया है, टेम्परेचर जो है वो कम है, बिलो फ्रीजिंग है, तो पानी लिक्विड से बर्फ में जम गया है, तो दैट इज स्नो। स्लीट मतलब ये होता है कि वहाँ काइंड ऑफ मिक्स है, पानी भी है बर्फ भी है। और जो हेल है, हेल आर लाइक दिस ओला, ओला वृष्टि। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। आज का जो पहला सवाल है वो है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी बिहाइंड प्रेसिपिटेशन, राइट इट डाउन। अब इस सवाल में आपको ज्योग्राफी लिखनी है, इंग्लिश नहीं लिखनी है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजीज यूज करो, ज्योग्राफी की डेफिनेशंस यूज करो। और ज्योग्राफी है मतलब डायग्राम है, तो ये सब चीजें डायग्राम्स बना के ट्राई टू आंसर। आप लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। आप अपनी खुद की प्रोग्रेस भी गेज करो। आई एम नोटिसिंग इट, यू आर डूइंग सो वेल। क्लियर इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपके आंसर राइटिंग में। अब इसको मेंटेन करो, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, इससे वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे। प्लस आप पॉइंट्स बहुत अच्छे लिख रहे हो, साथ ही साथ अपना प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करो। प्रेजेंटेशन मतलब जो लिख रहे हैं ना, वो कॉपी ऐसा भी नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल टाइप बनाना है, बट नीट एंड क्लीन हो, डायग्राम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और जो बीच में प्रॉपर लेबलिंग हो, स्पेशियस स्पेसिंग जो की है आंसर की वो करेक्ट हो। मतलब प्रेजेंटेशन है ना, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन की जो कॉपी है ना, वो देखने में ही फर्स्ट इंप्रेशन लगे, अच्छा लिखा है इसने, देखने में अच्छी लग रही है। सो ट्राई टू डू दिस, ओके। और कुछ जैसे वर्ड गलत लिख जाता है तो उसको ऐसे कट नहीं करना चाहिए, जस्ट एक राइट वहां पे एक स्ट्राइक कर दो, दैट्स ऑल। तो इससे कॉपी क्या लगेगी, नीट लगेगी आपकी, नीट एंड क्लीन दिखेगी, ओके। तो वर्क ऑन प्रेजेंटेशन एज वेल। कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। सो दिस इज रेनफॉल। अब ये दिल्ली की रिपोर्ट है। डेंगू के केसेस फिर आ रहे हैं, फर्स्ट डेंगू डेथ भी रिपोर्ट हो गया। डेंगू मतलब मलेरिया, मलेरिया का मतलब मॉस्किटो, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को स्टॉप करना शुड बी द राइट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ। प्रोटेस्ट के कारण कोल ट्रेन मूवमेंट हिट हुआ, तो इससे कोल क्राइसिस और वर्जन भी हो सकता है। सो दिस इज दिस। अब ये है आर्मी ट्रेन्स ऑफिसर्स पोस्टेड अलोंग एलएसी इन तिब्बतोलॉजी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है, तिब्बत चाइना ने एडमिनिस्टर करता है तिब्बत को, तो तिब्बतोलॉजी पे हम हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। बिकॉज यू नो वॉरफेयर का नंबर वन रूल ये होता है, नो योर एनिमी, नो योर एनिमी। जिससे आप लड़ने जा रहे हो, जिससे आपको खुद को डिफेंड करना है, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट पर्सन। सो आर्मी ट्रेन्स ऑफिसर्स पोस्टेड अलोंग एलएसी इन तिब्बतोलॉजी। तिब्बत जो है, पहले जैसे हम इसको बफर स्टेट भी मानते थे कि चाइना के साथ एक बफर बन रहा है, तिब्बत के बारे में जानना जरूरी है। और यहाँ पे जैसे लामाज हैं, बोमडीला मोनेस्ट्री का, या फिर इनसे हम एंगेज हो रहे हैं, सो दैट वी गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर, देयर टीचिंग। तो 15 सोल्जर्स का पहला बैच अभी गया है मई से। प्रिपेयर कर रहे हैं बेटर अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। वॉरफेयर का नेचर चेंज हो रहा है, साइबर वॉरफेयर हो रहा है। पहले वाली वॉरफेयर अब कमी होती है, जो लाइक रेगुलर टैंक वाली डिशुम डिशुम, नो। अभी जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, टैक्टिकल वॉरफेयर है, स्ट्रैटेजिकल वॉरफेयर है। तो वॉरफेयर का नेचर चेंज हो रहा है, सो वी नीड टू प्रिपेयर अवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जैसे सोशल मीडिया में रॉन्ग इंफॉर्मेशन आ जाती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, पब्लिक परसेप्शन को स्विंग करने की कोशिश की जाती है। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इस पे भी हमें ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड करें तिब्बत का ट्रेडिशन, कल्चर, पिक्यूलैरिटीज, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। एम्पावर करें अपने मैन एंड ऑफिसर्स को टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग एंड वेयर वी आर ऑपरेटिंग। जब अगर ऐसी नौबत भी आए कि हमें वॉर लड़ना पड़े चाइना से, तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। दिस इज द मैसेज। अब सी, सोल्जर्स जो होते हैं ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा, जो अगर आप जैसे क्वालिफाई भी करते हो, एसएसबी ऑफिसर भी बनते हो, आपको पता है बहुत सारा टाइम आपका बीतेगा कोर्सेज कंप्लीट करने में।
पढ़ने में, टीचिंग। तो अगर आप ये सोचते हो कि स्टडीज आपका साथ छोड़ देगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। चाहे आप सिविल सर्विसेज में जाओ या फिर आप इधर आर्म्ड फोर्सेस में, पढ़ना तो थ्रू आउट योर लाइफ आपको पढ़ेगा ही। सो स्टडीज एक्चुअली एम्पावर करती है। नॉलेज इज पावर। जैसे सोल्जर्स की बात करें तो 17 एसएसबी बैंगलोर में एक बहुत अच्छी लाइन है। मैं जब यहाँ पे गया था, आई नोटेड इट डाउन, इनटू द स्टॉर्म का। सोल्जर्स आर नॉट व्हाट वी मोस्ट ऑफन सी पोर्ट्रेड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन में जैसे दिखाते हैं ना, फाइट कर रहा है एंड ऑल, सोल्जर्स इससे और भी बड़ी चीज है। सोल्जर्स आर नॉट व्हाट वी मोस्ट ऑफन सी पोर्ट्रेड ऑन द स्क्रीन। द बेस्ट ऑफ देम, द वंस हु असेंड टू जनरल स्टार्स, आर थॉटफुल स्टूडेंट। हमेशा स्टूडेंट बने रहना है, थॉटफुल स्टूडेंट ऑफ देयर प्रोफेशन, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, प्रोफेशन। स्कॉलरली कमेंटेटर होते हैं हिस्ट्री का, गिफ्टेड ऑब्जर्वर होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। बिकॉज ये ऑफिसरशिप है ना, इट इज मोर अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी। प्रोफेशन ऑफ आर्म्स इज एवरी बिट एज ब्रॉड एंड डीप एज मेडिसिन और लॉ। जैसे मेडिसिन, लॉ में हमें एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ता है, तो वैसे ही प्रोफेशन ऑफ आर्म्स भी है। Like physicians, officers must know their subject in every detail, for they deal in the currency of life and death. यहाँ एक गलती मतलब लाइफ एंड डेथ, तो गलती करने का गुंजाइश नहीं होता है। करेंसी ऑफ लाइफ एंड डेथ, एंड सम मिस्टेक्स कैन नेवर बी करेक्टेड, सम मिस्टेक्स कैन नेवर बी करेक्टेड। Like attorneys, they must plan everything in exquisite detail, because in some arena you have but one chance to get it right. दोबारा मौका नहीं मिलता है, वन चांस टू गेट इट राइट। सो ये मायने होते हैं सोल्जर के। सो अगर इसको हम GS4 से कनेक्ट करें, एथिक्स से, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज? वैल्यूज से आप क्या समझते हो? एथिक्स से आप क्या समझते हो? मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हो? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? तो एक तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, इसके बाद आपकी क्या समझ है उसको आप सिंपल वर्ड्स में लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? In what way is it important to be ethical along with being professionally competent? तो मतलब प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट तो होना चाहिए कि आप जो जॉब के लिए जा रहे हो आप उसके लायक हो भी या नहीं, साथ ही साथ एथिक्स भी आपके साथ होना चाहिए। ये गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, एथिकल होना जरूरी है। सो ट्राई टू राइट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है 2013। सो ट्राई टू राइट एथिक्स एंड वैल्यूज। देन सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब सी, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, स्मोकिंग देम आउट जरूरी है, फ्यूमिगेशन। हाई कोर्ट अलाउज दिस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ 24-week प्रेगनेंसी, एंड दिस इज अबाउट रेन हैवॉक। ब्लैक एंड वाइट, ये क्या है? ग्लॉजी आइबिस है, ये फ्लॉक ऑफ स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स है। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर। बर्ड्स, बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, बर्ड्स। अब जैसे बात करें बर्ड्स की ही बात करते हैं, तो बर्ड्स बात करते वक्त बात आती है कि जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स डाइंग। मुंबई लॉस्ट 40% ग्रीन कवर बिटवीन 1991 एंड 2018, डिफॉरेस्टेशन। जैसे कल हमने देखा मॉनसून पैटर्न चेंज हो रहा है बिकॉज ह्यूमनाइजेशन ऑफ लैंडस्केप, और ये एक रीजन है कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। केवल 91 से 2018 इतने से ड्यूरेशन में हमने 40% ग्रीन कवर खत्म कर दिया। मुंबई लॉस्ट 81% ऑफ इट्स ओपन लैंड, बैरन स्पेस था विदाउट एनी वेजिटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्यूपेशन हो रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है। 40% ग्रीन कवर फॉरेस्ट स्क्रबलैंड का इज गॉन नाउ। 30% वाटर बॉडीज, लेक्स, पॉन्ड्स, फ्लड प्लेन्स गॉन, केवल इस छोटी सी ड्यूरेशन में। बिल्टअप एरिया 66% बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, कंक्रीट के जंगल। कंक्रीट ऐसे जमीन पे लग जाता है, पत्थर लग जाता है, तो क्या होता है? वाटर का पर्कुलेशन नहीं होगा नीचे, और क्या होगा? फ्लड्स ज्यादा आएंगे, बिकॉज पानी तेजी से बहेगा, जमीन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तीसरा रीजन क्या होगा हार्मफुल? कि जो कंक्रीट है वो गर्म जल्दी होता है, तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आएगा। तो इसीलिए जो शहर मुंबई है, 2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है इस 27 साल के ड्यूरेशन में। नॉट गुड। कंक्रीट का फॉरेस्ट है, यहाँ माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। मुंबई लॉस्ट 40% ग्रीन कवर। एक और थ्रेट आ रहा है, वो आ रहा है इन सब का कल्मिनेशन ग्लोबल वार्मिंग।
सी लेवल इज ऑन राइज। अगर ऐसे ही चला तो 100-200 साल में ये मुंबई शहर ही डूब जाएगा। मुंबई लॉस्ट दिस मच कवर। देन दिस इज स्लिपरी स्लोप्स। स्लिपरी स्लोप्स, ये अगेन बात है मॉनसून पैटर्न का। अभी जो पूरा डिस्कशन चल रहा है ना, वो यही चल रहा है कि मॉनसून ओवरऑल तो करेक्ट है, नॉर्मल मॉनसून है पिछले 3 साल से, बट स्पेटियल और जो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्पैक्ट हुआ है, वो डिस्टर्ब हो गया है। स्लिपरी स्लोप्स जैसे लैंडस्लिप्स केरला में देखे हमने। अक्टूबर में इतनी रेन होनी नहीं चाहिए, बट अक्टूबर में इतनी रेन हो रही है। वेस्ट मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, यहाँ पर पानी इतना गिरता नहीं था, बट अब यहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन आ रही है। एनोमली हो रही है प्रेसिपिटेशन में, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रही है। इससे क्या है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का रिस्क है। ये इको कर रहा है वार्निंग जो माधव गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट ने बताई थी वेस्टर्न घाट्स में। गाडगिल साहब ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट दी थी कुछ टाइम पहले कि पूरा जो वेस्टर्न घाट है ये ही इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। यहाँ क्वारिंग हो रही है। क्वारिंग मतलब क्या होता है, स्टोन तोड़ना, पत्थर निकालना, एटसेट्रा। तो स्टोन वगैरह से क्या होता है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम होती है और उससे लैंडस्लिप होने लग जाता है, ट्रेमर्स आते हैं, बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है और भूस्खलन बढ़ता है। तो वेस्टर्न घाट में क्वारिंग को स्टॉप करने के लिए कहा, वेस्टर्न घाट में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको स्टॉप करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी, माधव गाडगिल कमेटी। इसी के बाद फिर कस्तूरी रंजन कमेटी भी आई थी। तो दोनों ने वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताया था, और अब जो बताया था वही रियलिटी हो रही है। एक्सट्रीम वेदर, जैसे केरला में लैंडस्लिप हुआ। इंडियन मॉनसून एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स है दैट सस्टेन्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। हमारी इकोनॉमी मॉनसून के दम पे चलती है। आरबीआई भी अपना जो स्टेटमेंट देता है ना, तो आपको हर दूसरी लाइन पे मॉनसून का रेफरेंस मिल जाएगा। आरबीआई ऑफिशियल्स प्रे करते हैं कि मॉनसून अच्छा हो, मॉनसून अच्छा होगा तो इकोनॉमी अच्छी होगी। वेरिएशन इन इट्स पैटर्न एंड इंटेंसिटी पोजिंग अ राइजिंग चैलेंज। ओवरऑल तो अच्छा आ रहा है मॉनसून, बट पैटर्न बदल रहा है, इंटेंसिटी बदल रही है। कभी बहुत बारिश हो जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा। दिस इज नॉट राइट। नर्चरिंग द हेल्थ ऑफ रिवर्स जरूरी है। हम रिवर्स के बेड को ही एनक्रोच कर लेते हैं। सैंड माइनिंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एनक्रोचमेंट हो रहा है। इंटीग्रिटी ऑफ माउंटेन स्लोप्स को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। माइनिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इनकॉम्पेटेबल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो वी आर डिस्ट्रॉइंग अवर नेचर, और इसकी कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा। हम पे कर ही रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑन राइज। सो द पॉइंट इज कि सेवरल स्टेट्स, चाहे वो उत्तराखंड हिमालयन स्टेट हो, या फिर सेंट्रल इंडिया के हो, या फिर सदर्न हो, नॉर्थ ईस्ट के हो, सेवरल स्टेट्स फेस क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एंड एक्सट्रीम वेदर। तो रेस्पॉन्स वो ही होगा सस्टेनेबल, जिसमें हम स्ट्रेंथन करें नेचुरल डिफेंसेस को। नेचुरल डिफेंसेस, कोस्टल स्टेट्स में अलग प्रॉब्लम है कि आए दिन साइक्लोन आ जाता है। तो द पॉइंट इज वी नीड टू वर्क, रिजाइलेंट इंफ्रा बनाएं और क्लाइमेट चेंज को प्रायोरिटी दें, क्लाइमेट कंजर्वेशन को प्रायोरिटी दें। ऐसा नहीं हो कि हम पेनी वाइज हो जाए, पाउंड फुलिश हो जाए। पेनी वाइज पाउंड फुलिश कौन होते हैं? जो थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं, थोड़ा थोड़ा फायदा उठाते हैं और उस चक्कर में बड़े बड़े नुकसान कर बैठते हैं। पाउंड फुलिश नो। ग्रीनफील्ड होप्स क्या होती है? अब यहाँ पे एक टर्म है ग्रीन फील्ड। इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कुछ ही दिन पहले। एक होते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और दूसरे होते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप बताओ। ये ग्रीन फील्ड होप्स है। ये यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज इंडियन इकोनॉमी रिकवर हो रही है, रिबाउंड है इन्वेस्टमेंट में, प्री पैंडेमिक लेवल। अब जो रिबाउंड है उसको सस्टेन करें, नर्चर करें। वी शेप्ड रिकवरी की हम बात कर रहे हैं। ये वी शेप्ड होती है, ये यू शेप्ड होती है, ये जेड शेप होती है, ऐसे। सो ये रिकवरी है, ग्रीन फील्ड होप्स। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है कि इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अपैरल हो, टेक्सटाइल हो, लाइक दैट। बहुत सारे अभी इसमें नए इंक्लूजन्स हुए हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स में। आइडिया इज टू ब्रिंग इन्वेस्टमेंट, सेल्फ रिलायंस को बढ़ाएं, आत्मनिर्भरता। दूसरा अभी जो दौर चल रहा है वर्ल्ड का, वो ये है कि चाइना से सब लोग अलार्म्ड हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं चाइना पे डिपेंडेंसी। हम इसको अपने बेनिफिट में यूटिलाइज कर सकते हैं। गति शक्ति कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था एपिसोड 2 या 3 में। गति शक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, दिस इज गोइंग हियर टू स्टे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गति शक्ति। वर्क इन पेस,
एयर इंडिया का जो सेल किया इससे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए, वरना 20,000 करोड़ रुपए का पर डे का लॉस हो रहा था। टेलीकॉम सेक्टर को रिवाइव की बात है। टैक्स टेररिज्म में कुछ दिन पहले हमने पढ़ा वोडाफोन और दिस केन एनर्जी का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इज नो मोर, 2012 में जो आया था, दिस इज नो मोर। दिस इज अ गुड डिसीजन। इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स भी अप होंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हमें ज़रूरी है कि हम रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करें। डिस्टर्बेंसेस या फिर टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना, ये सही नहीं है। जहां डिस्टर्बेंसेस होते हैं, आप वर्ल्ड हिस्ट्री ओपन कर लो, आज की डेट में भी पूरा वर्ल्ड मैप देख लो, जिस जगह केओस है, डिस्टर्बेंसेस है, वहां पे ह्यूमन लाइफ पिटती है, वहां पे बिजनेस, इकोनॉमी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो द पॉइंट इज वी नीड टू हैव दिस रूल ऑफ लॉ। वर्ल्ड में वेयर कैपिटल इज इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड बाय सी, एनवायरमेंटल, क्या लिखा है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। किसी भी पर्सन को, कंपनी को, इंडस्ट्री को अपना पैसा लगाना है तो आप किस जगह अपना पैसा लगाना चाहोगे, जहां पे स्टेबिलिटी हो, जहां पे ऐसे लॉ एंड ऑर्डर हो। तो सेम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी ऐसे ही वर्क करते हैं, वो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के स्टैंडर्ड हो। पॉलिसी अटेंशन हमें इस पे फोकस करना चाहिए। वेरी गुड थिंग। ग्रीनफील्ड होप्स, ये जो भी कोविड क्राइसिस है ना, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज। इसको फुल्ली कैपिटलाइज करना इंडिया की प्रायोरिटी होना चाहिए। ये ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल्स हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम। ये जो आर्टिकल है ना, इसमें प्राइमरली यही बात किया है कि हम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, इसमें मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग मतलब एक कोई फिनोमिनन है, उसका रिलेटेड हम एक मॉडल बनाएंगे, मॉडल के थ्रू हम उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन करेंगे कि ये होगा तो ये होगा, लाइक दैट। इट्स लाइक अ मॉडल प्रोग्राम। अब इसमें अगर ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है तो कई बार वो जो मॉडल होता है वो इनएक्यूरेट हो जाता है। ज्योग्राफी में मॉडल्स पढ़ते हैं, इनएक्यूरेट हो जाता है। और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम भी अगर वो इग्नोर करता है तो वो पर्पस डिफीट होता है। जो प्राइमरली बात किया है वो ये है कि जैसे अभी नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का, फिजिक्स के नोबेल प्राइज किस लिए मिला है कि जो अर्थ क्लाइमेट है, वेरिएबिलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसको इन्होंने क्वांटिफाई किया, सिंपल मॉडल्स में एक्सप्लेन किया, तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। अब बात ये भी है कि ऐसे इकोनॉमिक्स में भी होने चाहिए, इकोनॉमिक्स में भी हुआ है, फिजिक्स में तो एक लिस्ट है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं नोबेल के फॉर ऑल दीज वर्क रिलेटेड टू मॉडलिंग ओनली। इकोनॉमिक्स में हो, सोशियोलॉजी में हो, लाइक दैट। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इतने रेलेवेंट नहीं है डायरेक्टली। इन पे बस हमें ये देखना है कि जो मॉडलिंग है, डेटा है, एम्पेरिकल मॉडलिंग है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल है, वी नीड टू हैव दिस क्रेडिबिलिटी। और इसमें स्ट्रेंथन करें कि जो मॉडलिंग है वो सिंप्लीफाई करने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हम उसका ओरिजिनल चीज ही डिस्टॉर्ट कर दें। जैसे स्टडीज में भी कई बार हम एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करते हैं। सो ओवर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट राइट, अदरवाइज जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो डिफीट हो जाता है। टू मच ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन इज नॉट राइट। न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर है ये, न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर, दिस इज मिस्टर AQ खान। इनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स एटसेट्रा का जनक माना जाता है। बट इन पे ये भी चार्जेस हैं, इन्होंने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी बहुत किया, जैसे इधर उधर सेल किया इन्होंने न्यूक्लियर दिस टेक्नोलॉजी को, तो दुबियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देन अ शेडो ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी, शेडो पॉलिसी क्या होती है, जैसे पॉलिटी में हम पढ़ते हैं शेडो कैबिनेट, मेन कैबिनेट है बट उसके पैरेलल में एक और कैबिनेट चल रही है, पैरेलल में से अपोजिशन का। तो ऐसे ही फॉरेन पॉलिसी में इंडिया की जैसे फॉरेन पॉलिसी थी, हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से डायरेक्टली डील कर रहे थे बिफोर टॉपल होने के। साथ ही साथ अगर आप देखो तो बैक चैनल डिप्लोमेसी से हम तालिबान से भी बात कर रहे थे, ऑफिशियल नहीं था बट हम टच में थे और डिप्लोमेसी वर्क कर रही थी। ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी भी थी। तो फॉरेन पॉलिसी में भी शेडो फॉरेन पॉलिसी क्या होगी कि दिस इज अवर लाइन ऑफ एक्शन बट साइमल्टेनियसली हमारे पास एक काइंड ऑफ बैकअप भी है। इसमें ज़रूरी होता है CPR जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ये बेसिकली आर्टिकल CPR को हाईलाइट करने के लिए ही है कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एक ऑल्टरनेटिव दे सकता है प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी को। और इनकी एक किताब है ये डिफेंस पॉलिसी की, इंडियाज पाथ टू पावर स्ट्रैटेजी इन वर्ल्ड अड्रिफ्ट। 8 वेल नोन स्ट्रैटेजिस्ट ने इस किताब को लिखा है। हमें जो यहाँ समझना है वो ये समझना है कि
फॉरेन पॉलिसी में प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म जैसे कि हमको अफगानिस्तान से डील करने के लिए चाहिए प्रैग्मेटिज्म, रियलिस्ट और बैकअप प्लान भी होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में। लेट अस सी, जिसे क्वाड बना रहे हैं, आगे हम देखते हैं। राजा मंडाला साहब का आर्टिकल है, वो बोल रहे हैं कि क्वाड, अब जो वेस्ट का क्वाड बन रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई वगैरह। सो फॉरेन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। फॉरेन पॉलिसी प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर इज ओनली वन थिंग इज विच इज परमानेंट, और वो है इंडिया का इंटरेस्ट। इंडिया का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट परमानेंट होता है, बाकी फ्रेंड्स एंड एनिमी टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। देन दिस इज इंडिया नीड्स अ कास्ट काउंट, बट अगर ये कास्ट सेंसस रॉन्गफुली डन होता है, गलत डेटा बताता है, तो ये बैकफायर करेगा। इम्प्रूविंग लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक क्या होता है? मवेशी, जो हम जैसे गाय है, बैल है, ये सब होते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक को ब्रीड बेटर करना है, ब्रीडिंग ज्यादा रोबस्ट हो, ज्यादा एफिशिएंट हो, से मिल्क ज्यादा मिल रहा है, लाइक दैट, और प्लस रफ एंड टफ भी हो, डिसीजेस नहीं हो रही है, इन सबको बेटर बनाना जरूरी है, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग। तो रिवाइज्ड स्कीम है प्रोडक्टिविटी और ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को बेटर करने के लिए। इधर बस ये नाम याद रखना है, नाम क्या है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, लाइव स्टॉक मिशन। लाइव स्टॉक इंप्रूव करना जरूरी है। वेन एवर यू गेट दिस पॉइंट, ऑलवेज मेंशन दिस गोकुल मिशन एंड लाइव स्टॉक मिशन। लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड टॉक्स बिटवीन इंडिया इजराइल टू रिज्यूम। नाउ सी प्रैग्मेटिज्म। बिफोर दैट ये एक और न्यूज़ है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, इसमें हमें इस डिटेल में नहीं जाना है। इंडिया का रैंक 101 आया है 116 में। थोड़ा बेटर अगर असेसमेंट होता तो हो सकता है 90 आ जाता, 80 आ जाता, बट द पॉइंट इज रैंक तब भी खराब है। हमें बहुत वर्क करना है न्यूट्रिशन को बेटर करने के लिए, लैकिंग इन न्यूट्रिशन। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड वैसे तो दिखा है, दिस नंबर ऑफ कंट्रीज इतने एनालाइज हुए, इंडिया की रैंक सी, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी 100 थे, 103, 102, नंबर खराब ही है 80। द पॉइंट इज वी नीड टू वर्क ऑन दिस। और ये जो डेटा देखें, ये 4 पिलर्स होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। अंडर 5 मोर्टेलिटी, अंडर नरिशमेंट कितना है, चाइल्ड वेस्टिंग कितना है 5 साल के बच्चों से कम में, और स्टंटिंग कितना है। तो 4 कौन से कीवर्ड्स याद रखने हैं? स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर नरिशमेंट और मोर्टेलिटी। ये 4 पिलर्स होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। इस पे सवाल आया था और सारे ही फिगर्स खराब है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत है। सेम चीज नेशनल दिस फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में भी बताया था कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना जरूरी है, पोषण जरूरी, मिड डे मील स्कीम जरूरी। ये लॉन्ग पेंडिंग टॉक्स हैं। अभी हमारे अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब गए हैं जेरूसलम में, इजराइल में। इजराइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इजराइल टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस अच्छी है इजराइल की, स्टार्टअप्स एंड ऑल। यहाँ काफी दिस स्कोप ऑफ दिस एंगेजमेंट है। तो जयशंकर साहब एंड इजरायली काउंटर पार्ट मीट, क्वाड्रिलेटरल टॉक की भी बात है, यूएस यूएई। लेट अस सी। देन नेवी को इंटीग्रेटेड रोड मैप देने की जरूरत है। जो नेक्स्ट बिग थिंग है ना, वो एयरफोर्स नहीं है, वो आर्मी नहीं है, वो है नेवी। नेवी इज द नेक्स्ट बिग थिंग बिकॉज इंडियन ओशन 7500 किलोमीटर की हमारी दिस लैंड, दिस सी बॉर्डर है। दिस सी बॉर्डर के लिए हमें जरूरी है स्ट्रॉन्ग नेवी होना, स्ट्रॉन्ग नेवी होना। ब्लू वाटर नेवी से आप क्या समझते हैं? टेल। ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे दिस इंडिया की ब्लेस्ड है, नेवी का स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, नेवल स्ट्रेंथ। देन लुक एट दिस फ्रेम ऑफ माइंड। जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम फाइट करने के लिए। फ्रेम ऑफ माइंड आपने ये नोटिस किया है, यूजुअली जो नए आते हैं, फ्रेश कॉलेज से आते हैं, फर्स्ट टाइमर होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, ये एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं करते, ये एग्जाम टॉप भी कर लेते हैं। क्यों? फ्रेम ऑफ माइंड। उनको पता नहीं है फेलियर क्या होता है, पता नहीं है डर क्या होता है, एंड दे डू बेटर। बट अगर थोड़े फेलियर्स होते हैं ना, तो ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है ये नेगेटिव होने लग जाता है, स्टूडेंट का जो स्वभाव है वो बिटर होने लग जाता है। आपको इससे बचना है, इस बिटरनेस, नेगेटिविटी, इन सब चीजों से दूर रहो। फ्रेम ऑफ माइंड करेक्ट रखें, यू विल गेट सिलेक्शन। ओके, फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव रखें,
हमेशा फर्स्ट टाइमर वाला एंथुजियाज्म रखें, सीखने की कोशिश करें, क्यूरियोसिटी। वरना एक आध बार जैसे इंटरव्यू तक पहुंच गए तो उस स्टूडेंट में क्या होता है, ग्लासेस फुल वाला एटीट्यूड हो जाता है। वो कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करेगा, वो सेम चीज बार बार रिपीट करेगा। नो, इंक्यूजिटिव रहिए एंड ट्राई टू लर्न, फ्रेम ऑफ माइंड करेक्ट रखिए। देन दिस इज दिस एंड जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज नॉट राइट। ये जो इतने वर्कर्स हैं वर्क कर रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। देन दिस इज वैक्सीनेशन कैंपेन लैग्स डिस्पाइट पाइल अप स्टॉक, वैक्सीनेशन को स्पीड दें। ये कुशीनगर भी अभी न्यूज में है, कुशीनगर कनेक्ट टू श्रीलंका। ये कहाँ पर है? कुशीनगर यूपी। यहाँ पर अभी एयरपोर्ट ओपनिंग भी है। श्रीलंका के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लिंकेजेस है, वो है कल्चर का, बुद्धिज्म का, कल्चरल डिप्लोमेसी। सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपनी डॉटर और सन को श्रीलंका भेजा था फॉर दिस बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए। डॉटर और सन का नाम क्या है आप बताओ? सम्राट अशोक। तो ये हुआ कल्चरल डिप्लोमेसी। जो बुद्धिज्म श्रीलंका में है उनके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं दिस इंडिया से। कल्चरल डिप्लोमेसी, बुद्धिस्ट सर्किट बनाने की भी बात है यहाँ पे। पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत है। इस पीपल टू पीपल कनेक्ट में भी बहुत पावर होता है। जैसे अभी एक श्रीलंकन सेंसेशन है योहानी, योहानी का एक सॉन्ग बड़ा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। तो इससे क्या होता है? पीपल कम क्लोजर, पीपल कम क्लोजर, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ता है, गुड वाइब्स आती है इंटरनेशनल दिस कंट्री के रिलेशंस में, गुड। देन ये कुशीनगर है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल, और चाइना डिनाइज टेस्टिंग हाइपरसोनिक मिसाइल। वाओ। देन दिस इज अबाउट बांग्लादेश, वायलेंस नीड्स टू स्टॉप, ये भी जरूरी है। अटैक्स ऑन माइनॉरिटी, दिस इज नॉट राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के भी अगेंस्ट है और इससे इंटरनेशनल भी इसके रैमिफिकेशंस होते हैं। सो दिस इज नॉट राइट, यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा। देन दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी रीसर्च हो रही है, पोस्ट कोविड पीक लास्ट वीक में आया, गुड। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकवर हो रही है। जैसे ये नोम्यूरा है, ये क्या है? एक रेटिंग एजेंसी और काइंड ऑफ लाइक ये बताता है इंडेक्स के थ्रू, रिजम्पशन इंडेक्स के थ्रू इसने बताया कि इकोनॉमी रिवाइवल हो रहा है। जैसे क्रिजल हुआ, रेटिंग एजेंसी, इनके पास क्या होता है? पैरामीटर्स होते हैं। ये फील्ड सर्वे करते हैं, बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे पीएमआई था आईएचएस मार्केट का, और इस सब एनालिसिस के बाद ये प्रिडिक्शंस बताते हैं आगे के सेंटिमेंट्स क्या होने वाले हैं। प्रिडिक्शंस, इनकी काफी वैल्यू भी होती है बिकॉज इकोनॉमी इन दी एंड सेंटिमेंट्स पे वर्क करती है। तो इसने फ्लैग भी किया है कि रिसर्च हो रहा है, बट फ्लैग भी किया है सप्लाई साइड रिस्क अभी भी बना हुआ है। कोल का शॉर्टेज है, पावर सिचुएशन वर्जन नहीं होनी चाहिए, बट रिबाउंड इज देयर। प्राइवेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी बाउंस बैक होगा। अब जैसे ये क्रिजल है, ये भी एक काइंड ऑफ रेटिंग एजेंसी है। इंडिया स्टार्टअप रेज्ड $11 बिलियन जुलाई सितंबर में। कोल कॉस्ट वे अल्ट्राटेक इतना। एनसीएलटी ने नोट दिया है फ्यूचर डील के लिए। चाइना की इकोनॉमी स्टम्बल कर रही है, पावर क्रंच हो रहा है और प्रॉपर्टी में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये जो बबल है ना चाइना का, ये फटने वाला है। देन दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स, अभी दिस T20 का वर्ल्ड कप भी होगा। ये इंडियन एक्सप्रेस है। ये डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, कल से ही ये न्यूज में आना चालू हुआ है। पीएम एक्शन प्लान, यह ना कंसोलिडेशन की बात है। एक सिंगल एनवायरनमेंट हो, एक्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप का, जॉब क्लॉज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा, इन सब में एक कंसोलिडेशन की बात है। एक्शन प्लान है, अभी बहुत अर्ली है इसके बारे में बात करना, बट एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया है जिसमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मैकेनिज्म की बात करेंगे। एनसीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीसी को भी अब रिवैम्प कर रहे हैं। एनसीसी डिफेंस के लिए, बॉर्डर कोस्टल स्टेट्स में, उड़ीसा मॉडल, जैसे हॉकी में हमने देखा उड़ीसा मॉडल। दीज आर सम प्रिलिमिनरी पॉइंट्स, इसको फिर फर्दर हम रिविजिट करेंगे। दिस इज अबाउट कंसोलिडेशन, स्पीड अप। कोवैक्सिन का WHO लिस्टिंग आने वाला है, लेट अस सी। एक डेटा और मांगा है इसने। देन ये है फ्लड्स, फ्लडिंग। रेनिएस्ट अक्टूबर हुआ 65 साल में, इतनी बारिश गिरी है अक्टूबर में। डेंगू का कहर दिल्ली में है। देन दिस इज अबाउट रीजनल वे आउट, अफगानिस्तान पॉलिसी। रीजनल वे आउट, अफगानिस्तान में प्रैग्मेटिज्म। कॉरपोरेट अच्छा कर रहा है, दिस इज गुड। कॉरपोरेट टैक्स, कोच डिपेंडेबल राहुल द्रविड़।
ये है अ न्यू क्वाड इन वेस्ट एशिया। तो पहले वाले क्वाड में कौन था? यूएसए था, इंडिया था, यूएसए था, जापान था और ऑस्ट्रेलिया था। ये वेस्ट वाला क्वाड है, इसमें इंडिया है, इजराइल है, यूएई है और यूएस है। तो दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अब देखिए जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, ये प्रैग्मेटिज्म पे बनते हैं। जैसे देखिए यूएई और इजराइल, ट्रेडिशनली जो भी इनकी हॉस्टिलिटी रही, आज की डेट में बोथ आर कमिंग क्लोजर एंड गुड पार्टनरशिप डेवलप हो रही है इजराइल और यूएई में। और इन अ वे ये इंडिया के लिए भी ठीक है। यूएस इज ऑल्सो देयर, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस। इस क्वाड में ना ह्यूज पोटेंशियल है। लेट अस सी लेसन्स फ्रॉम द शॉर्टेज, गवर्नमेंट, माइनर्स, पावर कंपनीज। देन कास्ट को इररिलेवेंट बनाने की कोशिश की जाए। अक्टूबर बीन सो रेनी, अक्टूबर इतना रेनी क्यों हुआ? ज्योग्राफिकली देखें तो जो विड्रॉवल होता है साउथ वेस्ट मानसून का, वो स्लो हुआ, डिले हुआ, तो दैट इज बाय अक्टूबर में पानी ज्यादा गिरा। वैसे तो सितंबर तक ही विड्रॉवल हो जाता है, इस बार डिले हुआ तो अक्टूबर में पानी आया। फिर लो प्रेशर के भी कुछ पॉकेट्स बन गए, एक्सट्रीम रेन्स हैं, क्लाइमेट क्लाइमेट वैगरीज हैं, इस सब का सम टोटल था कि अक्टूबर में पानी ज्यादा गिरा। आर्कटिक का है, आर्कटिक मतलब नॉर्थ, अंटार्कटिक मतलब साउथ। आर्कटिक नॉर्थ मतलब पोलर बियर ऐसे होते हैं और साउथ में होते हैं पेंगुइन्स। आर्कटिक मेल्ट विल पोलर बियर वैनिश बाय 2100, रियलिटी दिख रही है। चाइना का जीडीपी स्लम्प क्यों हुआ? क्योंकि जीडीपी एक तो स्लो चल रही है, ग्रोथ नहीं है, कोविड से चाइना को भी नुकसान हुआ। फैक्ट्री आउटपुट वीक है, कंस्ट्रक्शन में अभी रियल एस्टेट का स्टॉर्म आया हुआ है। गवर्नमेंट के स्टेप्स भी हैं जो एंटी बिजनेस माने जा रहे हैं। जैक मा को अरेस्ट कर लिया गया था, अरेस्ट नहीं मतलब डिटेन, समथिंग लाइक दैट। तो गवर्नमेंट स्टेप्स भी हैं, इसके इम्प्लीकेशंस इंडिया में भी आ सकते हैं। अफगान तालिबान विक्ट्री बूस्ट पाकिस्तान रेडिकल्स, ये एक बहुत बड़ी कॉज ऑफ वरी है। डिस्टरबेंस यहाँ होगा और सब नेबर्स इसकी कॉस्ट पे करेंगे, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। टेस्टेड स्पेस व्हीकल ओनली, रशिया शट डाउन मिशन टू नाटो, स्पायरो रिटेलिएशन। फेसबुक मेटावर्स बनाने की बात कर रहा है। इथियोपियन टिग्रे, कॉलिन पॉवेल, इराक वॉर। प्री मैच्योर टाइटनिंग में लीड टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन भी है तो इकोनॉमी, जॉब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना था बट वो नहीं बढ़ रहा है, तो वो स्टैगफ्लेशन हो गया। तो अभी तक अकोमोडेटिव पॉलिसी थी, इजी पॉलिसी थी, उसको प्री मैच्योरली विड्रॉ नहीं करना चाहिए। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, ग्रोथ को स्टेबलाइज होने देते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, स्टार्टअप्स ने इतना रेज किया। देन आर्टिकल 4 कंसल्टेशन नीड टू बी रीस्ट्रक्चर्ड, शार्पन्ड। हमने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था वर्ल्ड बैंक के बारे में। आईएमएफ जो है ना, वो भी ब्रेटन वुड ट्विन है। आईएमएफ में भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, जैसे वर्ल्ड बैंक में रिफॉर्म्स है, आईएमएफ में भी रिफॉर्म्स है। विद इन अ वीक इसको हम अभी अच्छे से डील करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अभी एक एथिक्स का टॉपिक देखते हैं। एथिक्स के बहुत सारे कैटेगरी हो सकते हैं। कैटेगरी मतलब जैसे एक टाइप ऑफ एथिक्स है, उसको सोशल एथिक्स बना दिया हमने। प्रोफेशनल मतलब जॉब रिलेटेड हो गया, ऐसी पर्सनल और नॉर्मेटिव एथिक्स हो गए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो होता है एथिक्स क्या होते हैं और मोरल वैल्यूज क्या होती है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। सी, गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप, प्रिंसिपल्स ऑन विच वंस जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर बेस्ड। तो ये मोरल वैल्यू हो गया कि आपकी मोरल वैल्यू बोल रही है ये गलत है, बट समबडी एल्स की मोरल वैल्यू बोलेगी वो सही है, बिकॉज दिस इज वेरी एट पर्सनल लेवल मोरल वैल्यूज। इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोफेशन, फील्ड, ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। जैसे हम बोलते हैं मिलिट्री के एथिक्स है, जैसे जो डॉक्टर लोग होते हैं इनके एक एथिक्स होते हैं, डॉक्टर के एथिक्स होते हैं। तो प्रोफेशन, फील्ड, ऑर्गेनाइजेशन का। जबकि जो मोरल वैल्यूज है ना, मोरल वैल्यूज ज्यादा आपको मिलेगी जैसे समाज की, कि समाज की ये मोरल वैल्यू है, कल्चर की ये मोरल वैल्यू है, या फिर रिलीजन, धर्म बेस्ड ये मोरल वैल्यूज है। तो मोरल वैल्यूज यहाँ ज्यादा दिखती है। एथिक्स आपको ज्यादा दिखता है प्रोफेशन, फील्ड, ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे इफ यू आर एन आईएएस, तो आईएएस का आपको ये प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज हैं जो आपको सस्टेन करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल वर्क ये नॉट प्रोफेशनल होती है, ये ज्यादा यूनिफॉर्म होती है। मोरल वैल्यूज में बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड प्लेस एंड रिलीजन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स। एथिक्स एंड मोरल्स वैसे तो दोनों ही गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं हमारे कंडक्ट में। एथिक्स जो होते हैं ये ज्यादा वेल डिफाइंड एंड यूनिवर्सल होते हैं एथिक्स। सो दिस इज एथिक्स वर्सेस मोरल्स। आज हमने पढ़ा स्लोइंग ग्रोथ ऑफ चाइना, ये नया क्वाड है, इंडिया, इजराइल, यूएई है और यूएसए है यहाँ पे।
देन राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहना जरूरी है. रिमेंबर, एवरी अटेम्प्ट इज अ न्यू अटेम्प्ट. नो मैटर आपने 5 बार पहले एग्जाम लिखा है, 6वीं बार लिखना है ना, उसको अगर लिखना है तो उसी जोश उसी फ्रेम ऑफ माइंड में लिखो फर्स्ट टाइमर वाले में. यू विल गेट सक्सेस. फ्रेम ऑफ माइंड बहुत जरूरी है करेक्ट रखना. लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड टॉक है. देन शेडो, ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए. ग्रीन फील्ड होप्स हैं. स्लिपरी स्लोप्स हैं. प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वैल्यूज और एथिक्स के बीच में. और प्रेसिपिटेशन में ज्योग्राफी लिखिए, इंग्लिश नहीं, ज्योग्राफी लिखिए, डायग्राम्स बनाइए, ज्योग्राफी, राइट इट डाउन. So this is 19th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.